रूल या तो पाम रूल। समझ में आ रहा है? बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स राइट हैंड रूल से भी पढ़ाते हैं, पर मैं बोलूँगा मत पढ़ो उससे, क्योंकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग से एक रूल है, तो आप उसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रूल किस टाइम पे अप्लाई करना है। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो अभी कल जो टॉपिक हमने स्टडी किया था उसी के ऊपर अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। 2 अपना सॉल्व एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है और फिर थोड़े बहुत एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करते हैं, और फिर आज एक नई डेरिवेशन स्टार्ट। ठीक है ना? टेक्स्ट बुक ओपन करो, एग्जाम्पल नंबर 10.2, पेज नंबर 235। पहले डायग्राम को देखो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एक्सिस दिख रही मेरे को, वाई एक्सिस दिख रही, वो इतने सारे डॉट का क्या मतलब है? बोल, मैग्नेटिक फील्ड है जो पेपर से बाहर है, कमिंग आउटवर्ड द पेपर, हाँ आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर, करेक्ट है। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे बेटा तो अलोंग द एक्स एक्सिस ये जो क्यू दिख रहा है, क्यू, इसको हम लोगों ने अंदर एंट्री करा है, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। अब जाहिर सी बात है उसका डायरेक्शन देख चार्ज की वेलोसिटी का, एक्स एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? बाहर, यानी जेड एक्सिस पे। तो दोनों एक दूसरे को कैसे? परपेंडिकुलर। तो जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री मारता है क्या करता है? गोल गोल घूमता है ना। जब ये चार्ज ऐसा यहाँ से एंट्री किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बाहर आ रही है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये गोल घूमेगा, ऐसा आपको भी मालूम। तो इसने ऐसा एक कर्व्ड पाथ ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इधर पे एक पॉइंट उसने कंसिडर किया है, अब बोल रहा है चार्ज का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है? s, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है? l। ठीक है ना? अब पढ़ते क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है। ठीक है, सब ध्यान से देखो। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा? q है। फॉलोज अ ट्रैजेक्टरी एज शोन इन द फिगर, वो मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है और जो डायग्राम में ट्रैजेक्टरी या पाथ या रास्ता दिखाया है उस पाथ को, उस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। ऑप्टेन द टाइप ऑफ चार्ज, ब्रैकेट में बोला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आपको सबसे पहले क्यू का टाइप पता लगाना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना? ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द मोमेंटम पी ऑफ द पार्टिकल, क्या निकालना अपने को? मोमेंटम। अभी देखो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है? साइक्लोट्रॉन मोशन। तो साइक्लोट्रॉन मोशन का एक फॉर्मूला निकाला था हमने, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला mv इज इक्वल्स टू qbr। तो उसमें m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम निकालना अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। ठीक है ना? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ, लेकिन मोमेंटम किसके टर्म्स में निकालना है? b बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, l बोले तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, ठीक है ना, s मतलब वर्टिकल लेंथ, ठीक है ना, q चार्ज की वैल्यू, s बीइंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, s ये वो डिस्टेंस जो पार्टिकल ने वर्टिकली ट्रैवल किया। करेक्ट है? और क्या बोला देख, particle trajectory, a uniform magnetic field B is applied in the region PP perpendicular to the plane of the paper coming out of the plane of the paper। वो उतना नहीं भी बोलता तो मैं डायग्राम देख के ये चीज समझ ले रहा हूँ। करेक्ट है? तो चल सब बोर्ड पर देखेंगे। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है B, वेरी मच क्लियर बेटा। ठीक है, अब सब लोग बोर्ड पर देखो। सबसे पहले तो अपने को ये पता करना है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एकदम सिंपल है, चार्ज को दो में से एक मान लो, या तो पॉजिटिव मान लो या तो नेगेटिव मान लो। पॉजिटिव मान के मैग्नेटिक फोर्स निकालो, अगर तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आ गया मतलब ये चार्ज पॉजिटिव था, क्योंकि देखिए इस पे फोर्स कैसा लगेगा, ये जब ऐसा गोल घूम रहा है तो समझो इधर पे ऐसा जो सर्कल बनने वाला है ये उसका सेंटर, ये सेंटर पॉइंट। ठीक है बेटा, सेंटर पॉइंट। तो जब ये चार्ज ऐसा घुसा और ऐसा गोल घूम रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो कि कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। कैसा होना चाहिए उसका डायरेक्शन? बोलो, अलोंग द रेडियस, ऐसा रहना चाहिए ना। यानी डायग्राम देख के मेरे को एक चीज तो समझ में आ रही, मैग्नेटिक फोर्स यही डायरेक्शन में लगेगा तभी चार्ज ऊपर जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स नीचे के डायरेक्शन में रखता तो चार्ज ऊपर बेंड करता क्या? कहाँ बेंड करता? नीचे बेंड करता। तो इस चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ एक मान लो, समझो पॉजिटिव मान लो, और फिर मैग्नेटिक फोर्स निकालो। अगर वो ऊपर ही आया मतलब कि चार्ज पॉजिटिव ही है, अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर नहीं आया नीचे आया मतलब चार्ज पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या बोलो? तो पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक मान लो इसको। तो लेट द चार्ज इज पॉजिटिव, इफ द चार्ज Q इज पॉजिटिव, अगर चार्ज Q क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा,
तो मुझे बताना चार्ज की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, मतलब चार्ज ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट कहाँ रहेगा, उसी डायरेक्शन, क्योंकि क्या मान रहे हो आप, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव मानते तो अगर चार्ज इधर जा रहा है तो करंट उल्टा आता है। मैंने बताया आपको कई बार, जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है, पर जो नेगेटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है। तो मैंने चार्ज को पॉजिटिव मान लिया है, तो चार्ज अगर ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में रहेगी। तो इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन करंट विल बी अलोंग, करंट कौन से डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करंट कौन से डायरेक्शन में रहेगा, बोल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आ रही, कमिंग आउट ऑफ द पेपर, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस ना, आउट ऑफ द पेपर मतलब कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस। या आपको जेड एक्सिस नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखो बी विल बी, या बी इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग। तो देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। याद है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पाम रूल क्या था, ये थंब किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स करंट, तो पाम क्या दिखाएगा आपको, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट ना। फील्ड किधर आ रही है, बाहर, करंट किधर है, पॉजिटिव एक्सिस में। तो पहले करंट से शुरू करते हैं, तो करंट मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ऐसा जा रहा है, अब फील्ड किधर आ रही है, बोल बाहर, बाहर फील्ड आ रही है, तो ये फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, पाम किधर आया, नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगा, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, या डाउनवर्ड भी बोल सकते हो। तो एक्टिंग अलोंग विल बी एक्टिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर मैं इस चार्ज को पॉजिटिव मान रहा हूं तो मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे, पर असल में मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव वाई पे होना चाहिए, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो ऊपर की तरफ बेंड कर रहा है ना, है कि नहीं, देखेंगे, बट द चार्ज इज बेंडिंग अपवर्ड, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी, बोलो, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मैंने पॉजिटिव चार्ज माना तो मेरे को जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो गलत आ रहा है, मतलब चार्ज पॉजिटिव नहीं, तो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव, हेंस चार्ज Q is negatively charged। समझ में अच्छे से, ये अपना पहली चीज का आंसर आ गया, खत्म। कैसे पता लगा, समझा। अच्छा क्या होता अगर आप इसको पहले ही नेगेटिव मान लेते, आपके ऊपर था ना, आप तुक्का लगाए पॉजिटिव या नेगेटिव, एक मान लेते, अगर आप इसको पहले ही नेगेटिव मान लेते तो करंट किधर आता है, यहाँ आता क्या, करंट कहाँ आता, उल्टा आता है कि नहीं। तो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, पाम देख ऊपर, और फोर्स ऊपर ही होना चाहिए, मतलब चार्ज अपने आप नेगेटिव प्रूव हो जाता है, समझा। तो आप पॉजिटिव कंसिडर करके भी आंसर नेगेटिव तक ला सकते हो, या नेगेटिव कंसिडर करोगे तो भी आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्या बोला, समझा। तो यहाँ पे पहला हिस्सा हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरे पार्ट में उसने अपने को क्या निकालने बोला था, बोल मोमेंटम, है ना। दूसरे पार्ट में उधर पीछे रखे थे, दूसरे पार्ट में उसने अपने को मोमेंटम निकालने बोला था। तो मोमेंटम के लिए वी हैव गॉट अ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू QBR, M इंटू V इज इक्वल टू QBR। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला को यूज करते हैं। MV की वैल्यू क्या होती है, बोल QBR, या फिर P की वैल्यू क्या बराबर होती है, बोल QBR। इसमें Q कौन होता है, बोल चार्ज, B कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड, R कौन होता है, साइक्लिक जो वो पाथ लेगा उसका रेडियस। उसने अपने को मोमेंटम किसके किसके टर्म्स में निकालने बोला था, किसके किसके टर्म्स में निकालने बोला था, Q रहना चाहिए उसमें, चलेगा, है ना। B, L, S और Q, उधर कहीं भी R है क्या, R है क्या उधर, तो ये R अपने को हटाना पड़ेगा, इस R की जगह पर अपने को L या फिर S के टर्म्स में कुछ लाना पड़ेगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, बहुत ही सिंपल है, सब बोर्ड पर देखो। ये बेटा L है, ये S है,
करेक्ट है ना। मैंने इसको सेंटर माना था, तो रेडियस कितना रहेगा देख, ये रहेगा रेडियस, करेक्ट है। ये क्या रहेगा बोल, रेडियस। ये भी कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक, रेडियस है भाई वो। सेंटर से कोई भी एंड पॉइंट तक जाओ सेम ही रहने वाला। तो ये अपना रेडियस है, दिख रहा है सबको अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देख, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी रेडियस ही है। डायग्राम में देखो उसने अपने को क्या तेरे फिगर बना करके दिया, सेंटर थोड़ा ऊपर लिया उसने, सॉरी मैंने सेम लेवल पे ले लिया। उसने डायग्राम में देखो सेंटर को थोड़ा ऊपर लिया, ये देख यहाँ पे कहीं उसने सेंटर को लिया, यहाँ पे कहीं उसने सेंटर को लिया। तो इधर ध्यान से देख, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना रहेगा बेटा, रेडियस रहेगा, करेक्ट है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी कितना रहेगा बोल, रेडियस ही रहेगा, है कि नहीं। तो उसने, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो डायग्राम में एक ट्रायंगल बनाया है, इस वाले पॉइंट को हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लेकर के आया, तो ये 90 डिग्री की लाइन रहेगी, एकदम सीधा सीधा लेके आया ना, या समझो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो मुझे बताना ये डिस्टेंस कितना रहेगा ये ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस कितना रहेगा देख, एल, करेक्ट है, ये डिस्टेंस रहेगा एल। ये देख ध्यान से देख, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस ये कितना है, रेडियस है आर, भाई ये सेंटर पॉइंट है ना, तो सेंटर से एंड तक का डिस्टेंस कितना रहता है आर, उसमें से ये इतना कितना है देख एस, है ना, तो ये इतना क्या रहेगा आर माइनस एस, तो ये बेटा आर माइनस एस, करेक्ट है। और ये भी क्या है देख आर, तो एक पाइथागोरस बन चुका है यहाँ पर, दिख रहा है 90 डिग्री, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या केवल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन है इधर आर, तो आर का स्क्वायर बराबर रहेगा किसके, साइड वन का स्क्वायर, साइड वन कौन है आर माइनस एस का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर एल स्क्वायर। अब अपने को करने का क्या था, आर को हटाना था और आर की जगह पे एल और एस को लेके आना था। तो देखते हैं क्या इक्वेशन से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे बेटा, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये एल स्क्वायर ऐसे ही। अब एक काम करो, आर स्क्वायर वाले सारे टर्म एक तरफ ले लो, ये आर स्क्वायर को ऐसे रहने दे, ये प्लस आर स्क्वायर इधर आया, ये माइनस 2RS इधर आया, तो प्लस 2RS इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आर को अकेला करो, उधर कौन है देख एस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जब ये आर को अकेला करोगे तो ये 2 और एस आर के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो मुझे आर को हटाना था और उसके यहाँ पे एल और एस के टर्म्स में लाना था, दिख रहा है। तो ये पुट कर सकता हूं मैं, पुट इन 1, क्या बनेगा देख, मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्यू बी, आर की जगह पर क्या है बोल एस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, ये आपका दूसरा आंसर है। उसने बोला था मोमेंटम निकालो इन टर्म्स ऑफ बी एल एस एंड क्यू, तो देख मोमेंटम के फॉर्मूले में कौन आ रहा है, बी एल एस एंड क्यू, खत्म, ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। समझा अच्छे से, ये एग्जाम्पल 10.2 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 10.3, क्या बोला उसने 10.3 में, कंसिडर अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर लोडेड विद अ ग्लास बल्ब ऑफ मास m hanging vertically suspended in air which is with its one part in the uniform magnetic field B with its direction coming out of the plane of the paper। अब इतना सारा दिया हुआ तो सब पढ़ करके एक बात तो समझ में आ रही, मैग्नेटिक फील्ड है जो कहाँ पर आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो मैं डायग्राम में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर लेता हूँ, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, इसलिए मैंने क्या ले लिया देख, डॉट ले लिया, क्या ले लिया बेटा, डॉट ले लिया। अब फिर से पहली लाइन पढ़ो, क्या बोला उसने, कंसिडर अ स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर लूप है, वायर का लूप है और कौन सी शेप का है, स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर लूप ऑफ वायर लोडेड विद अ ग्लास बल्ब, उसके ऊपर अपन ने क्या लोड कर दिया, क्या लटका दिए, एक ग्लास का बल्ब लटका दिया। उस ग्लास के बल्ब का मास कितना दिया देख, ऑफ मास m हैंगिंग वर्टिकली, यानी ऐसा सीधा सीधा नीचे लटका है कि नहीं। आगे देखेंगे, सस्पेंडेड इन एयर, इसको हवा में लटका के रखे हैं, हवा में कैसे लटका रहेगा सर, अभी देखो कैसे लटका रहेगा, विथ इट्स वन पार्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ऐसे कि उस लूप का, उस स्क्वायर लूप का एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, एक पार्ट। तो इधर ध्यान से देख, समझ, ये वो लूप है,
दिस इज दैट लूप, इस लूप के ऊपर मैंने ग्लास का बल्ब लटका रखा है ऐसा एम, तो इसको कहाँ खींचना जाएगा बोल, नीचे। कौन से फोर्स के जरिए, ग्रेविटी का फोर्स। क्या होता है ग्रेविटी का फोर्स, mg। ये mg इसको नीचे खींचना चाहिए, और ये हवा में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में लटका हुआ है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई तो फोर्स होगा जो कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपवर्ड। अब मुझे बताओ, जाहिर सी बात है इस वायर लूप में से क्या पास होना चाहिए, करंट। जब इसमें से करंट पास होगा तभी तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा ना, है कि नहीं, मैग्नेटिक फोर्स। तो देखते करंट को कैसा गुजारूं। अगर मैं करंट को ऐसा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ, ध्यान से देखना, अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मेरी फिंगर्स कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर। फोर्स किधर आ रहा है, नीचे। चलेगा क्या, नहीं। तो करंट को कैसा लेंगे, ऐसा लेंगे, यहाँ से। तो जब ध्यान से देखना, जब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर। करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, पाम देख ऊपर, तो फोर्स कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। तो करंट वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। ऐसे इसमें करंट बह रहा है। तो जब ऐसे करंट आएगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे आ रहा है बेटा, ऊपर। अभी हवा में सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, रुका हुआ है, तो बता एफएम और एमजी में कौन ज्यादा रहेगा, कौन कम रहेगा, दोनों कैसा रहेगा, इक्वल। अगर एमजी ज्यादा होता तो ये बल्ब इसको खींच के नीचे ले आए, एफएम ज्यादा होता तो मैग्नेटिक फील्ड इसको उड़ा के ऊपर लेके जाती। दोनों इक्वल है तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंडेड है, रुका हुआ। समझा अच्छे से। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला सर। ड्यू टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द लूप देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। सर्किट से जो करंट बह रहा है उसका नाम क्या दिया उसने, आई। उसका डायरेक्शन भी हमने देख लिया कैसा, इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। आगे देखो, कैलकुलेट द करंट आई इन द लूप। इस करंट आई का वैल्यू अपने को निकालने का है, for which the magnetic force would be exactly balanced by the force on the mass m due to gravity। तो करंट का वो वैल्यू निकालना है जिस वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी के फोर्स के क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। तो सब कुछ छोड़ो, पहले मेरे को बताओ एफएम का अपने पास फॉर्मूला क्या है। एफएम यहाँ पे एक्ट कर रहा है क्या, इधर एक्ट कर रहा है क्या, इधर एक्ट कर रहा है क्या, कहाँ एक्ट कर रहा है, ऊपर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वायर को आप एक स्ट्रेट वायर मानोगे ना, स्ट्रेट वायर मानोगे ना। समझो इसका लेंथ है ए, लेंथ कितना बेटा, ए। तो लेट्स स्क्वायर लूप हैज साइड ए। स्क्वायर लूप का साइड क्या बेटा, ए। तो सिर्फ ये इतनी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इसको एक स्ट्रेट वायर मानोगे। एक स्ट्रेट वायर के ऊपर एक्ट करने वाले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग थोड़ी देर पहले सॉरी लास्ट लेक्चर में निकाले थे, क्या था, आई एल बी साइन थीटा। वैल्यू पुट करके आई को मैंने आई रखा है, लेंथ कितना माना इसका, ए। तो एल की जगह पर क्या रहेगा बोल, ए। बी ऐसी रहते, साइन ऐसी रहते, थीटा देखते हैं, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, एल और बी के बीच का। बी किधर आ रहा है, बाहर। एल का डायरेक्शन क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन। करंट कैसा फ्लो कर रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो बी ऐसा आ रहा है, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा कितना लेंगे बेटा हम लोग, 90 डिग्री लेंगे। थीटा कितना डिग्री लेंगे बोल, 90। आई ए बी साइन 90 कितना आएगा बोल, 1। तो एफ एम की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, आई ए बी। क्या आ गया, एफ एम। अब उसने क्या बोला, वो मैग्नेटिक फोर्स निकालो जिस पर एम जी और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बोल, इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस एफ एम की वैल्यू बराबर है किसको, एम जी को। तो एफ एम कितना लेने बोला उसने, आई ए बी। एम जी को ऐसे रहने दो। इन सब में से क्या फाइंड आउट करने का था बोल, सिर्फ आई निकालने का था ना। आई अकेला कर दो, क्या बचेगा, एम जी डिवाइडेड बाय ए बी। समझ रहे अच्छे से। तो ये दोनों जो है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, इसमें सॉल्व भी करने वाला कुछ नहीं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने थे बस। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और आपको एक्सरसाइज में भी ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल दिए हुए हम लोग देखेंगे बाद में। समझ में आ रहा अच्छे से। अभी एक्सरसाइज पर आओ। जो क्वेश्चन हो गया था मैंने बोला था टिक करके रखो, करे थे ना एमसीक्यू में। एमसीक्यू तो एमसीक्यू में अपना कौन कौन सा क्वेश्चन हुआ है, थर्ड हो गया और फिफ्थ हो गया है ना। अभी देखेंगे सब लोग एमसीक्यू नंबर 4। क्या दिया देखिए एमसीक्यू नंबर 4 में, अ कंडक्टिंग थिक कॉपर रॉड। एक कंडक्टिंग कॉपर रॉड है, मतलब उसको कंडक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करोगे, है ना। रॉड है तो ऐसा स्ट्रेट वायर रहेगा ना एक, ठीक है। तो कंडक्टिंग थिक कॉपर रॉड
ऑफ लेंथ 1 मीटर, उसका लेंथ कितना दिया है 1 मीटर, एल दिया है मेरे को, एल कितना दिया बेटा 1 मीटर, ऑफ लेंथ 1 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, करंट उसमें से कितना बह रहा है आई, बोलो 15 एम्पियर, एंड इज लोकेटेड ऑन अर्थ इक्वेटर, कहां पर रखा हुआ है, अर्थ का इक्वेटर समझते हैं ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, अर्थ के इक्वेटर पे कहीं तो भी रखा हुआ है, आगे बढ़ो, उससे लेना देना नहीं। देयर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसी है बेटा, हॉरिजॉन्टल, कौन से डायरेक्शन में वो अभी बताएगा, सब बताएगा, डोंट वरी। विद द फील्ड ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, कितना दिया है बोल, बी 1.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, और क्या बोला देख, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया, कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ टू नॉर्थ, तो मैं यहाँ पर देख, तो ज्योग्राफी में अपन बनाते थे ना, ऊपर क्या रहता है बेटा नॉर्थ, और नीचे क्या रहता है बोल साउथ, यहाँ कौन होता है वेस्ट, और यहाँ कौन होता है ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वेस्ट होता है, राइट हैंड साइड पर क्या होता है ईस्ट होता है, समझ में अच्छे से। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसने कैसा बोला बोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बोला बोल, साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। आगे देख क्या बोला उसने, अब आप सोच रहे होंगे सर हॉरिजॉन्टल ऐसी कैसे जाएगी, अरे बिल्कुल जाएगी, ये अर्थ का सरफेस है, तुम यहाँ पर खड़े हो तो आपके लिए वर्टिकल ऐसा रहेगा, अर्थ के सरफेस के बाहर, ये सब हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि जब हम लोग अर्थ के सरफेस पे खड़े रहते हैं, अभी आप खड़े हो यहाँ पर, तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, आप साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट देखोगे, जमीन पे जो भी लेटा हुआ रहेगा सब हॉरिजॉन्टल रहेगा, और जो आसमान की तरफ ऊपर जाएगा वो वर्टिकल रहेगा, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो इफ समवन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस, अगर आप ऐसा अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हुए हो, जैसे समझो एक इंसान खड़ा है, तो इसके लिए ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए ऐसा मतलब जमीन के लेवल पे जो भी रहेगा, चाहे वो साउथ टू नॉर्थ हो, ईस्ट टू वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट हो, कोई कुछ भी हो, वो सब क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कौन सा रहेगा, जो ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है, या फिर जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है नहीं, ये डाउनवर्ड रहेगा, इसको अपवर्ड मत बोलना, ये अर्थ का सेंटर है और ये आसमान है तो आप भले से अर्थ के नीचे खड़े हो, लेकिन आपके लिए डाउनवर्ड कौन सा पॉइंट रहेगा, जो अर्थ का सेंटर का पॉइंट रहेगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना मैं क्या बोलूँ, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। आप कहीं भी खड़े रहो अर्थ के ऊपर, आपके लिए डाउनवर्ड हमेशा कौन सा पॉइंट होगा बोल, अर्थ के सेंटर की तरफ, और आसमान की तरफ वाला जो पॉइंट रहेगा वो वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, समझ में आ रहा अच्छे से। तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, पर उसका डायरेक्शन कौन सा है, साउथ से नॉर्थ। आगे देख क्या बोला उसने, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड, तो इस रॉड के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड व्हेन इट इज ओरिएंटेड सो दैट करंट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वो ऐसे रखा हुआ है कि करंट कौन से डायरेक्शन में बह रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो देख करंट कैसा बह रहा है बेटा, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, समझ रहा है। तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करंट, समझ रहा है, एकदम सिंपल है। पहले तो एक स्ट्रेट वायर है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा बोल, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या फॉर्मूला रहता है मैग्नेटिक फोर्स का, ILB sin थीटा, आई कितना दिया है बोल 15 एम्पियर, एल कितना है रे 1, बी कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁴ साइन ऑफ थीटा, ध्यान से देख, थीटा बी और एल के बीच का एंगल होता है, बी कैसा है साउथ टू नॉर्थ ऐसा, एल जो करंट का डायरेक्शन वो एल का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, कितना एंगल लगेगा दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो थीटा कितना बेटा यहाँ पर 90 डिग्री, क्या आएगा देख 15 3 45 का 5 कैरी गया 4, 15 का 15 और 4 19, 19.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, साइन 90 का वैल्यू 1 हो, तो ये मेरे को क्या गया बोल मैग्नेटिक फोर्स आ गया, ये क्या गया मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। और क्या निकालेंगे अपने को, डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा देख, डायरेक्शन कौन से रूल से निकालोगे, लेफ्ट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, ऊपर जा रही है, और करंट वेस्ट टू ईस्ट, तो करंट जा रहा है ऐसा वेस्ट टू ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऊपर, तो पाम देख कहाँ आ रहा है ऐसा बाहर,
कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। तो आप अर्थ के ऊपर ऐसा खड़े हो और आपके ऊपर जो फोर्स है वो ऐसा बाहर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ नहीं लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो इसको अपवर्ड फोर्स हो गया या डाउनवर्ड, अपवर्ड आसमान की तरफ है ना, अगर सेंटर की तरफ रहता है तो डाउनवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा है रे, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, देख कौन सा आंसर करेक्ट है, 19.5 उसने दिया ही नहीं, तो उसके करीब पे कौन सी वैल्यू दिया, देख 20, 20 दिया ना उसके करीब की, 20 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन, ठीक है ना, और डायरेक्शन अपवर्ड, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी लास्ट वन, 20 इंटू 10⁻⁴, और कौन से डायरेक्शन में बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो एमसीक्यू नंबर 4 को भी टिक कर लो, वो भी हो गया अपना, कैसा किया समझा ना इसको। आगे बढ़ते भी, फोर्थ एमसीक्यू के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल में। क्या बोले देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग, अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर अपने पास, ठीक है ना, हैज मास 20 ग्राम, उसका मास कितना लेने बोला है, 20 ग्राम लेने बोला है, ठीक है ना, एंड लेंथ 1 मीटर, और उसका लेंथ कितना बेटा, 1 मीटर है, ठीक है। इट इज टू बी लेविएटेड, उसको क्या रखना है बोल, लेविएट करना है, लेविएट समझता है, उड़ाने का उसको, वो पिक्चर में मैजिशियन लोग करते ना, जादू लोग, बाबा लोग ऐसा ना, ऐसा करते और ऐसा हवा में उड़ने लगते, तो उसको लेविटेशन बोल, इसको क्या बोलते बोल, हाँ छोड़े, इसको लेविटेशन बोल, हवा में सस्पेंडेड रहना, हवा में लटके हुए रहना, इसको लेविटेशन कहा जाता है। मैग्लोव ट्रेन का नाम सुनो, मैग्लोव ट्रेन जापान में चलती है बहुत हाई स्पीड से, उसके जो ट्रैक्स होते हैं ना, वो ट्रैक और व्हील कांटेक्ट में नहीं होते, लिटरली ऐसा हवा में चलती है ट्रेन, उसके ट्रैक और व्हील के बीच में इतना गैप रहता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलती है, उसके व्हील्स और ट्रैक दोनों के बीच में अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो उसको रिपेल करके आगे फेंकती है, तो वो 300 तक की स्पीड भी पकड़ लेती है, 300, अपनी ट्रेनों का डबल, अपनी जो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड रहती है ना वो 110-120 तक जाती है, उसके डबल से भी ज़्यादा, इतनी हाई स्पीड पकड़ लेती है, मैग्लोव ट्रेन बोलते हैं उसको। तो मैग्लोव ये शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म पता है क्या है, मैग्लोव, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, तो मैग्नेटिक का मैग और लेविटेशन का लेव, मैगलेव, ये उसका नाम है। तो वो भी हवा में लटकी हुई रहती है ना, एक हिसाब से हवा में ही हो, उसके ट्रैक ऐसा ट्रैक से टच नहीं है उसके भी, उसको भी लेविटेशन बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ जब हवा में लटकी हुई रहती है ना उसको लेविटेशन बोलते हैं। तो मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, कैसा वायर है, स्ट्रेट वायर है, मास है उसका 20 ग्राम, लेंथ है उसका 1 मीटर, इसको मैंने हवा में लटका के रखा है। अब बताओ जिसके पास मास है वो चीज़ अपने आप तो हवा में लटकी हुई रहेगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, कौन सा डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, तो कोई तो भी फोर्स होगा जो इस पे अपवर्ड लग रहा है, तो अपवर्ड कौन सा फोर्स है देखो, it is to be leviated using a current of 1 ampere flowing through it and a perpendicular magnetic field B in the horizontal direction। तो कैसे लेविटेट किया उसको, उसमें से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और उसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ के रखे। तो भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उसके ऊपर क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो इस पे ऊपर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा और नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर है, इसीलिए हवा में क्या होकर रखी है, लेविटेट होकर रखी है। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, कैसे समझिए, आपका वायर है, ये आपका वायर है, ऐसा रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको 90 डिग्री पर ऐसी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल नहीं, कैसी है, हॉरिजॉन्टल, ऐसा रखी हुई मैग्नेटिक फील्ड, समझ आ रही अच्छी से। तो ये डायग्राम उधर उसने टेक्स्ट बुक में बना के दिया था, सही है, उसी डायग्राम को मैं 2D में बना रहा हूँ, उसी डायग्राम को 2D में बना रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर देखो, समझो ये मेरे पास वायर है जिसमें से आई करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, आई। अब वो आई करंट कैसे फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन देखते हैं बाद में, पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो उधर अगर आप लोग देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, एरो देखो कहाँ जा रही है बेटा, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसा अंदर जा रही है, हॉरिजॉन्टल है और अंदर की तरफ जा रही है। मतलब क्या है सर इसका, समझाता हूँ, ये देख ऐसा वायर रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल है, इसको 90 डिग्री पर है और अंदर की तरफ जा रही है। करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देख लेफ्ट टू राइट, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। तो देख मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स,
लेफ्ट हैंड पाम रूल। इसमें फिंगर्स किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट देख ऐसा जा रहा है, थंब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर। करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, पाम किधर है, ऊपर। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कैसा लग रहा है बोल, ऐसा लग रहा है। और जाहिर सी बात है ग्रेविटी का फोर्स कैसा लगेगा, नॉर्मल। लेविटेट करने के लिए दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। समझा। अब पूछा क्या मेन देखो, what must be the magnetic field B या मैग्नीट्यूड ऑफ B। आपको B का वैल्यू निकालना है। ये B कितनी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ये हवा में ऐसा लटका हुआ रहे, समझ रहे। तो आप पहले जो डेटा दिया है उसको लिख लेते। सबसे पहली लाइन में आपको मास दिया है, मास को मैं m ले लिया हूँ। कितना दिया है मास, 20 ग्राम। केजी में हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ 20 का 0 मतलब +1, +1 -3 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है। और क्या दिया देख, लेंथ दिया मतलब L दिया है, कितना दिया है L, 1 मीटर। और क्या दिया है, करंट दिया कितना, 1 एम्पियर। बस इतनी चीजें दी हुई है ना। और उसने क्या बोला कि ये जो वायर है ये लेविएटेड है ना। हम लोग लिखेंगे सिंस वायर इज लेविएटेड देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए बोल, mg के, है कि नहीं। अब पहले मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, क्या चाहिए तो पहले मैग्नेटिक फोर्स ही निकाल लो। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रेट वायर के लिए, ILB साइन थीटा। I का वैल्यू है 1 एम्पियर, L का वैल्यू है 1 मीटर, B है, B निकालना है, B अपने को निकालना है, ठीक है ना। साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा कितना रहेगा बोल, 90 डिग्री। भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट ऐसा जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना है, 90 डिग्री। साइन 90 भी कितना होता है बोल, 1। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर किसके बराबर हो जा रहा है, B के बराबर हो जा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जा रहा है बोल, B के बराबर हो जा रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, सिंस वायर इज लेविएटेड, वायर हवा में सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, लेविएटेड है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, mg। और अभी हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर जा रहा है, B के, तो B इज इक्वल टू mg। वैल्यू पुट करो, m कितना है 2 इंटू 10⁻², g कितना होता है 9.8। तो ये कितना आएगा देख, 8 दूनी 16 का 6, कैरी गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है ना। एक नंबर के बाद पॉइंट, 19.6 इंटू 10⁻², -2 के से पॉइंट 2 नंबर और पीछे आएगा, 0.196 टेस्ला। दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ताकि वो जो वायर है वो हवा में लटका हुआ रहे। समझ में अच्छे से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद कोई और क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। हटा हटा हटा। हाँ बस इतना ही क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक पे इतना ही क्वेश्चन है। सबको एकदम अच्छे से समझा, लिखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वैसे हम लोग नहीं करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है। ये टॉपिक आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है इलेक्ट्रिक मोटर के टॉपिक के अंदर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर, थोड़ा सा ना उसको रिकैप करते फिर ये मैं स्टार्ट करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मोटर, एक मोटर किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर किसको कहते हैं। मोटर और जनरेटर में क्या फर्क है, दोनों का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहता है, पर मोटर और जनरेटर में क्या फर्क है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उल्टा काम। आसान भाषा में बोलो तो हम लोग मोटर को करंट देते हैं, जिसके नतीजे में मोटर घूमने लगती है गोल गोल, उसके अंदर का जो लूप रहता है वो नाचने लगता है गोल गोल। जनरेटर उल्टा काम करता है, उसके अंदर के लूप को हम लोग नचाते हैं गोल, जिसकी वजह से वो अपने को क्या बना के देता है, करंट बना के, जनरेटर। समझ आ रहा है। तो मोटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप करंट दोगे तो उसके अंदर की लूप घूमने लगती है। फॉर एग्जाम्पल इस पंखे के अंदर अभी मोटर लगी हुई, इस पंखे के अंदर क्या लगी बेटा, मोटर लगी हुई। मोटर में बेसिकली क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बीच में आर्मेचर कॉइल होता है, जो तांबे का कॉइल भरते रहते हैं देखो लोग, उसको आर्मेचर कॉइल बोलते, क्या बोलते बोल, आर्मेचर कॉइल।
तो मैग्नेट्स है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और आर्मेचर कॉइल है, जैसे आप बटन को ऑन करते हो उस कॉइल में से क्या बहने लगेगा, करंट। तो समझिए आर्मेचर कॉइल है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉइल, जैसे आपने बटन ऑन किया इस कॉइल में से क्या फ्लो करने लग गया, बोल, करंट। और ये कॉइल रखी किसके अंदर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर रखी है, बोल, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या नोटिस करोगे, कॉइल के एक साइड पर ऐसा ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है, लाइक अगर ऐसी कॉइल है, ऐसी कॉइल है, तो एक साइड पर ऐसा फोर्स आ रहा है, तो एक साइड पर नीचे फोर्स आएगा। तो अब इमेजिन करो एक ऐसी कॉइल है, उस पर एक साइड पे ऊपर फोर्स आ रहा है, एक साइड पे नीचे फोर्स आ रहा है, क्या करेंगे, दोनों फोर्स मिलकर इसको घुमाएंगे, टर्न करेंगे, तो ये आर्मेचर कॉइल दोनों फोर्स के ऐसा घूमने लगता है। अब किसी पे इक्वल अपोजिट फोर्स आ रहा है किसी चीज पे, एक साइड पे ऊपर एक साइड पे नीचे, अब उसको घुमा रहा है, तो दोनों फोर्सेस मिलके क्या अप्लाई करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं। तो जब एक करंट कॉइलिंग कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लगते हैं ना, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, क्या लगता है, बोल, टॉर्क, वो अंदर ऐसा नाचने लगती है गोल गोल, समझ रहे। इसी कॉइल से हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं ये पंखे की एक्सेल, जिसपे पंखा लगा हुआ और वगैरह, तो ये नाचता है। तो मोटर इसी फिनोमेना पे काम करता है कि उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जैसे ही करंट पास करते हैं मैग्नेटिक फोर्स आता है इक्वल एंड अपोजिट, जो मिलकर के टॉर्क बनाता है और आर्मेचर कॉइल को गोल गोल क्या करने लगता है, घुमाने लगता है। तो मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैग्नेट्स होते हैं, आर्मेचर कॉइल होता है, कार्बन ब्रशेस होते हैं, है कि नहीं, सी क्लैंप वगैरह वगैरह, ऐसा पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। हम लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे अभी अपने को क्या सीखने का है कि अगर मैं करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालूं, वो मुझे बता देना। क्या पता करना है, समझा, क्या लिखा जाएगा उधर, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक लूप, एक कॉइल जिसमें से करंट बह रहा है, ये लूप की जगह आप कॉइल भी लिख सकते हैं, तो एक लूप या फिर एक कॉइल जिसमें से करंट बह रहा है उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो हमको पता है उसके ऊपर टॉर्क आने वाला है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी रहेगी उसका फॉर्मूला अपने को निकालना। समझ आ रहा अच्छे से, स्टार्ट करो डेरिवेशन। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। तो समझो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक पोल्स भी होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो समझो एक बेसिक मोटर का कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो मेरे पास मैग्नेट्स के पोल है, लेट्स से दिस इज द नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ पोल, और ये इसके सामने मैग्नेट का साउथ पोल। तो एक मैग्नेट है जिसके दो पोल है अपने पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इन दोनों पोल्स की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कैसा दिखाते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बताओ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज ओवर हियर, बी। अब हमने क्या किया है, इस मैग्नेट के दोनों पोल के बीच में एक रेक्टेंगुलर और आर्मेचर कॉइल लिया। कौन से कॉइल को लिया है, रेक्टेंगल शेप का एक कॉइल लिया है। सर रेक्टेंगल इधर आप कोई भी शेप का ले सकते हो, फिलहाल पढ़ने के लिए कोई तो शेप मानना पड़ेगा, तो हमने कौन सी शेप मान लिया है, रेक्टेंगल शेप। तो समझो इन दोनों पोल्स के बीच में ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल रखा हुआ है, एक रेक्टेंगल शेप का ऐसा एक कॉइल रखा हुआ है इसके अंदर। ये दो पॉइंट से, जिन पॉइंट से हम लोग करंट को पास करेंगे, कनेक्शन नहीं, यहाँ से करंट जाएगा। समझो कॉइल का नाम है बेटा ए बी सी डी। अब रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ अलग होगा और ब्रेथ अलग है, तो समझ इसका लेंथ है एल, ये वाला लेंथ कितना बेटा एल, और ब्रेथ है बी। ब्रेथ कितना बेटा बी। करंट कैसा फ्लो कर रहा है सर, समझो यहाँ से ऐसा करंट आया, इधर से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा, दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द लूप। तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। कंसिडर अ मैग्नेट हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल producing magnetic field B. Between the poles of the magnetic, a rectangular coil ABCD is placed, having length L and breadth B. Correct है? The current is flowing from the coil as shown in the diagram. लिख लेंगे ये सब, ठीक है। अभी सीधा मुद्दे की बात करें, लिख लेंगे कि लिख के दो, लिख लेंगे पक्का। सीधा मुद्दे की बात करें, फोर्स कैसा एक्ट करेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से समझो इसमें। समझिए आपका कॉइल है, ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा है कॉइल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है,
मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, ऐसा रखा हुआ है कॉइल, करंट यहाँ से ऐसा आया, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, यहाँ से ऐसा। तो पहले बात करते हैं ये वाले फेस की और ये वाले पार्ट की और ये वाले पार्ट की। मतलब कौन से दो पार्ट, डीसी और एबी। डीसी और एबी, डीसी और एबी के लिए जरा ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड, पहले इसकी बात करते हैं, ऊपर एबी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही, नॉर्थ से साउथ। अब करंट कैसा जा रहा है, जरा ध्यान से देख, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, सेम डायरेक्शन में। तो करंट भी ऐसे जा रहा है, एबी में इसमें देखें, है ना। करंट भी यहाँ ऐसा आया, करंट यहाँ से इधर गया, तो करंट भी ऐसे जा रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट से राइट पे। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी जा रही है, ऐसे ही। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, पैरेलल। तो थीटा कितना रहेगा, 0। थीटा कितना रहेगा बोल, 0। अभी बात करते हैं सीडी की। अभी बात किसकी करते हैं बेटा, सीडी। ये सीडी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है और करंट ऐसा, ऐसे ऐसा है, इधर ऐसा, ऐसा, उल्टा। तो करंट ऐसा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है। थीटा कितना रहेगा बोल, अपोजिट डायरेक्शन में ना दोनों। थीटा कितना रहेगा, 180। थीटा कितना रहेगा बोल, अरे भाई अपोजिट है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है और करंट ऐसा आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। थीटा कितना लेंगे, 180। चाहे 0 हो चाहे 180 हो, साइन थीटा कितना आएगा, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी कितना होता है, 0। अब मुझे बता मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, B और L। L का डायरेक्शन I से आता है, तो मैं बोल सकता हूँ B और I के बीच का डायरेक्ट एंगल। तो इन दोनों ही केस में साइन थीटा 0 हो जा रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मतलब इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, 0 फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है बोल, 0 फोर्स लग रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे, for arm AB and BC, for arm AB and BC, angle between current या फिर direction of current and magnetic field is 0 and 180 degree, 0 and 180 degree respectively। तो AB के लिए 0 है, CD के लिए कितना है, 180। Therefore मैग्नेटिक फोर्सेस या मैग्नेटिक फोर्स ऑन दीज आर्म्स इज ऑल्सो 0, सिंस FM की वैल्यू होती है ILB साइन थीटा। करेक्ट है। तो जब थीटा 0 या 180 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा बेटा, 0। तो 4 में से 2 आर्म्स को तो हमने खारिज कर दिया। कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला खारिज हो। अब बचा ये वाला और ये वाला, इन दोनों पे फोर्स कैसा लग रहा है देखते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, कौन सा आर्म, DA। करंट कैसे जा रहा है, D2A। करंट कैसे जा रहा है बोल, D2A बोलो, अंदर जा रहा है ऐसा, तो D2A करंट ऐसा जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है। तो फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड पाम रूल। करंट कैसे आ रहा है, ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ से यहाँ, है ना। तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, पाम किधर आ रहा है देख, नीचे, पाम किधर आ रहा है बोल, नीचे आ रहा है। तो इस वाले आर्म पर मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। ये वाला आर्म देख, सब लोग ये वाला आर्म देखेंगे, ठीक है ना। इसमें करंट कैसा आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ ऐसा आ रहा है, दिख रहा है। इसमें करंट ऐसा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी ऐसी जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, करंट ऐसा। पाम किधर आ रहे, ऊपर, तो फोर्स किधर, ऊपर। सही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, करंट ऐसा, पाम ऊपर। समझा रहे। तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा था, नीचे। इस पे फोर्स कहाँ लग रहा था, ऊपर। क्या करेगा, कॉइल घूमेगा। क्या आया यहाँ पे बोल, टॉर्क। क्या आ गया बेटा, टॉर्क, ठीक है ना। तो सब बोर्ड पर देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स acting on arm DA is downward, आर्म DA के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो कैसी बेटा, डाउन, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो कितना बेटा, डाउनवर्ड। तो इधर ले लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा करेक्ट है। और एंड ऑन आर्म बी सी या सी भी लिख सकते हो, इज अपवर्ड। इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है बोल, अपवर्ड डायरेक्शन में। एक आर्म पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक आर्म पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड द टॉर्क विल बी अप्लाइड। करेक्ट है। तो पहले फोर्स की वैल्यू निकाल। फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है ना, विच इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला था एफएम का, एफएम इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। बेटा चाहे ये वाला आर्म हो चाहे ये वाला आर्म, दोनों के लिए एक साथ फोर्स निकाल रहा हूं मैं। आई करंट कितना बह रहा है, एल, चाहे इस आर्म को लो चाहे इस आर्म को लो, लेंथ कितना है रे, कितना है वो बता, बी, लेंथ कितना है बोल, बी। मैग्नेटिक फील्ड कितना, कैपिटल बी। साइन थीटा कितना, एक ध्यान से देख, थीटा कितना, ये वाला आर्म करंट ऐसा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, करंट इज कमिंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सेम इधर भी करंट बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है, ऐसा करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, कितना आ रहा है, 90 डिग्री। दोनों ही केस में थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री। ये साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1। तो एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बोल, आई बी बी साइन 91। तो ये एफ एम की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ड्यू टू दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड अ टॉर्क विल बी अप्लाइड, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ड्यू टू दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग। कॉइल ने क्या स्टार्ट कर दिया बोल, रोटेटिंग। सर ठीक है ना, मुद्दे पे और टॉर्क निकालने का था, टॉर्क अभी तक निकाले कि नहीं आप, मैंने जानबूझ के अभी तक टॉर्क नहीं निकाला। कॉइल इनिशियली ऐसा था, इधर नीचे फोर्स आया, इधर ऊपर फोर्स आया, कॉइल क्या क्या बोला, ऐसा रोटेट हो गया। अब नोटिस करो, कॉइल का जो सरफेस एरिया है, इसका एरिया वेक्टर बनाओ, कैसे बनाते एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर। तो अब नोटिस करना, कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, थीटा एंगल, कितने एंगल पे बोल, थीटा। जब ऐसा रखा था कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, कैसे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। पर दिस केस विल बी नॉट ऑलवेज ट्रू, ये केस हमेशा रहेगा क्या, कभी एंगल 10 डिग्री करेगा, कभी 20 डिग्री का, 30 डिग्री, 40 डिग्री, फिर से परपेंडिकुलर, 10 20 30 40, तो एंगल कितना भी हो सकता है ना। तो मैं इन जनरल थीटा एंगल पे निकालूंगा टॉर्क, इतना एंगल पे निकालूंगा बोल। यहाँ पर जो टॉर्क निकालोगे वो सिर्फ इसी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा, इन जनरल एप्लीकेबल रहेगा क्या, नहीं। तो मैं क्यों निकालू ऐसा टॉर्क जो एक ही कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, मैं इन जनरल निकालूंगा कि टॉर्क कितना रहेगा। तो कॉइल रोटेट हुई, लेट्स से ऐसे रोटेट हो गई, कॉइल ऐसे रोटेट हो गई कि कॉइल के घूमने के बाद कॉइल का सरफेस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल बन चुका है। कितना एंगल बन चुका है बोल, थीटा एंगल। तो सब लोग ध्यान से देखना, कंसिडर अ पॉइंट वेयर area vector of the coil makes an angle theta with magnetic field। तो मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया जहां पर जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है बोल, थीटा एंगल बना रहा है, एज शोन बिलो, जैसा कि नीचे हम लोग दिखाने जा रहे हैं। तो फिर से डायग्राम बना रहे हैं, पर अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वापस से इतना डायग्राम मैं पागल हो गया। ये कॉइल है, इधर नीचे फोर्स लगा, इधर ऊपर फोर्स लगा, ऐसे घूम गई कॉइल। आप सामने से देख रहे हो तो आपको पूरी कॉइल दिख रही है, क्या दिख रहा है, खाली ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये इधर ड्रॉ करो, समझ आ रहा क्या बना। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक बी था, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कितना लंबा है, ये क्या है बोल, एल, ये है ना, दिस वाज बी, दिस इज एल। तो आपको ये दिखेगा और ऐसी जाती भी एक मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, बस ये दो चीज दिखेगी। तो इन दोनों को मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, सब बोर्ड पर देखो। फर्स्ट दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है,
इन दोनों फोर्स ने कॉइल के ऊपर टॉर्क लगाया, कॉइल रोटेट कर गई। ये बेटा कॉइल है, ध्यान से देखो, दिस इज कॉइल। कॉइल के दोनों एंड पर फोर्स लग रहा है, इस साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफएम लग रहा है और इस साइड अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? एल ना, अभी बताया ना, ये डिस्टेंस है एल। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं बेटा एरिया वेक्टर। अब क्या लेते बोल? एरिया वेक्टर। तो देखो एरिया वेक्टर कॉइल को परपेंडिकुलर रहेगा, तो इधर ध्यान से देखना, ये ऐसा कॉइल घूमे ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। तो जब इसको साइड से देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा ना, तो सेम चीज देख यहाँ पे बना रहा हूं मैं। हाँ, सो दिस इज योर एरिया वेक्टर। ठीक है बेटा, एरिया वेक्टर। अगर ध्यान से देखना, ये जो ब्लैक वाली लाइन है आपको क्या दिखा रही है? ब्लैक वाली लाइन आपको क्या दिखा रही है? एरिया वेक्टर। ये जो रेड वाली लाइन है ये आपको क्या दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ऊपर क्या लिखा था कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। सो दीज टू वेक्टर्स आर मेकिंग एंगल थीटा। दीज टू वेक्टर्स आर मेकिंग एंगल थीटा। ये दो वेक्टर आपस में कितना एंगल बना रहे बोल? थीटा एंगल बना रहे। एकदम अच्छे से सबको समझ में, दोनों वेक्टर आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं। सबको इसमें कुछ डाउट है तो बोलो। एकदम अच्छे से समझा बेटा। अब अपन निकालते हैं टॉर्क। क्या फॉर्मूला था टॉर्क का? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोल? टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का क्या फॉर्मूला था बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इमेजिन करते हैं, तो मैंने आपको बोला था ना, एक फोर्स को एक्सटेंड कर देने का और दूसरे वाले फोर्स को ज्वाइन कर देने का। जो डिस्टेंस आपको मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एक्स बोलेंगे। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बोल? एक्स बोलेंगे। समझ में? तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये दोनों फोर्स है। कैसे निकालते परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता ना? अगर ऐसा रहता है सिंपल ऐसा, तो फिर तो आसान है, ये फोर्स और यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है देख? 90। लेकिन भाई जब ऐसा हो चुका है ये, तो अब फोर्स और ये वाले डिस्टेंस के बीच में एंगल इज नो मोर 90। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करते हैं और दूसरे फोर्स से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो नाउ दिस x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ क्या रहेगा बोलो? टाउ क्या रहेगा देख रहे? टाउ इज इक्वल्स टू f इंटू एक्स। टाउ इज इक्वल्स टू f इंटू एक्स, या f की जगह हमने क्या लिखा है देख? fm लिखा है। तो टाउ विल बी fm इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 1, टाउ विल बी fm इंटू एक्स। करेक्ट है। अब ये x के पीछे पड़ते हैं, तो डायग्राम को देख, सब लोग ध्यान से देखना बेटा। व्हाट इज दिस एंगल? थीटा। एंगल कितना बेटा? थीटा है। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना रहेगा बोल? बोलना। इफ दिस इज थीटा व्हाट विल बी दिस? 90 माइनस थीटा। इतना क्या सोच रहे हो? अरे भाई अगर ये थीटा है, ठीक है ना, तो ये कितना रहने वाला है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये इतना 90, सॉरी नहीं 180 नहीं, 180 ये पूरा रहेगा, ये पूरा 180 रहेगा, है ना। ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा रहेगा। सॉरी मैं पीछे ले गया, ये वाला क्या रहेगा? ये पूरा 90 है ना बेटा, दिस इज 90। तो अगर ये थीटा है तो ये इतना क्या रहेगा बोल? 90 माइनस थीटा। एंड इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है, मैं लिख रहा नहीं पूरा, डायग्राम घान हो जाएगा इसके लिए। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, इधर z दिख रहा है कैसा? कैन यू सी दिस z? सो इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा। सही। व्हाट इज दिस एंगल? 90। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के कितना आना चाहिए? उसमें से ये अकेला अक्खा कितना हो गया है? साइड कर बचा कितना? बचा कितना? 90। तो उसमें ये 90 माइनस थीटा है। अब ये वाला कितना है मालूम नहीं है ना, तो उसको मैं मान लेता हूँ लेट्स से a। क्या मान लेता हूँ? कुछ भी ऐसे ही रैंडम a। दोनों मिला के कितना आना चाहिए? 90 प्लस 90 प्लस 90, दोनों साइड पे कैंसिल। a का वैल्यू क्या रहा है देख? माइनस थीटा उधर गया, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना मिला आपको? थीटा। कोई उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है, बेसिक ज्योमेट्री। समझा अच्छे से? फिर से ये थीटा है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, z में बनने वाला ये भी 90 माइनस थीटा रहेगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? थीटा होना पड़ेगा।
तो दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। एक्सप्लेन किया, समझा एकदम अच्छे से। इसका रीजन देने की जरूरत है क्या? जबरदस्ती हीरो बनने के लिए रीजन नहीं देंगे। तो ये एंगल भी कितना रहने वाला है बोल? थीटा रहने वाला है। अब अगर डायग्राम में आप देखोगे तो मैं डायग्राम के अंदर एक मेरे को ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। इन फिगर डायग्राम में मेरे को एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। इस ट्रायंगल में साइन थीटा अप्लाई कर दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा थीटा के अपोजिट में कौन है? एक्स। हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने। कौन है 90 के सामने? ये एल। तो साइन थीटा कितना रहा बोल? एक्स बाय एल। तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा रे? एक्स विल बी एल साइन थीटा। एक्स कितना रहेगा बेटा? एल साइन थीटा। टॉर्क के फॉर्मूले में मेरे को क्या क्या लग रहा था? टॉर्क के फॉर्मूले में क्या क्या लग रहा था? एफ एम और एक्सएल। एफ एम ये रहा, पहले नहीं, एक्सएल ये रहा, सही है। इन दोनों को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज ऑफ एफ एम एंड एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगा देख? टॉर्क, क्या बनेगा बेटा? टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ एम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एम? आई बी बी, करेक्ट है, इनटू एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एल साइन थीटा। अ स्लाइट रीअरेंजमेंट, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट। आई को ऐसे रहने दो, ये बी और एल को एक साथ ले लो, एल बी। ये कैपिटल बी ऐसे ही, ये साइन थीटा ऐसे ही। अब बताओ व्हाट विल बी एल इंटू बी? एरिया। भाई रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? उसका एरिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो टॉर्क क्या आ रहा है बोल? टाउ इज इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप के ऊपर जितना टॉर्क एक्ट करता है, ये उसका फॉर्मूला है। कौन कौन आ रहा है इसमें? आई बोले तो करंट, ए लूप का एरिया, कोई भी शेप का हो, रेक्टेंगल, कॉइल, कुछ भी रहने दो, सर्कल, कुछ भी रहने दो। ए क्या बेटा उसका बोल? ए क्या उसका? एरिया, सरफेस एरिया। बी मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज थीटा ओवर हियर? थीटा किसको माने थे? थीटा किसको माने थे? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एरिया को अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे, ए वेक्टर, ये परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल कौन है? थीटा। तो इसको देख मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, टॉर्क खुद भी एक वेक्टर होता है, आई वेक्टर नहीं होता है। आई को ऐसे रहने दो, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। साइन थीटा हटाओगे तो क्रॉस, तो ये वेक्टर फॉर्म में होगा। समझा? क्योंकि यहाँ पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का एंगल। ए और बी बोले तो एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्केलर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में। सबको एकदम अच्छे से समझा? अच्छा, यहाँ पर कॉइल में कितना टर्न लिए थे आपने? एक ही टर्न। अब आपने कभी मोटर का आर्मेचर देखा है? उसमें भरते ही जाते लोग, भरते ही जाते। कॉइल का टर्न कितना सारा भरते है कि नहीं? दे फिल इट कंप्लीटली विद द कॉपर, इतना थिक है कि नहीं? तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, हाउ मेनी टर्न्स? अब वो कितना भी टर्न हो सकता है, 100 टर्न, 200 टर्न, 1000 टर्न, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न पे इतना टॉर्क अप्लाई हो रहा है ना, तो एन टर्न पे कितना टॉर्क अप्लाई होगा? बोल, टाउ विल बी एन इंटू आई इंटू ए बी साइन थीटा। एकदम अच्छे से समझा? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आपको पूछी जा सकती है। डेरिवेशन 4 मार्क्स के लिए भी पूछी जा सकती है। कैलकुलेट या फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। दिस इज द डेरिवेशन। सबको एकदम अच्छे से समझी? वो जो शुरू में मैं नहीं लिखा है ना, उसको थोड़ा लिख लेना कुछ समझ में आ रहा अच्छे से। वो जो शुरू में कंसीडर मैग्नेटिक पोल कॉइल, ठीक है ना, बोला था, बता दिया था क्या लिखना है, वो लिख लेना अच्छे से। भूल गया हो तो वीडियो पॉज करके घर पे आके लिख लेना, ठीक है ना। अब ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में उसने एकदम अलग ही तरीके से किया, पता नहीं कैसे किया उसने, मैंने जानबूझ के तरीके से नहीं करा। क्यों झूठ बोलो, मेरे को खुद नहीं समझा वो क्या किया उसने। समझने बैठेंगे तो समझ जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड, सिंपल तरीके से हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, तो वैसे ही किया हम लोग। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा मैं? इज इट वेरी मच क्लियर? अभी जरा इधर ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे सर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसकी मदद से मॉडिफाई करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू, किससे दिखाते हैं इसको? या तो म्यू से या तो एम से भी दिखाते। चल हम लोग म्यू यूज करें। क्या यूज करें बोल? म्यू। ऑसिलेशन याद है, उसमें यूज किया था ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू। समझ रहा है? जब एक करंट कैरिंग कॉइल से करंट फ्लो करता है, ध्यान से सुनो, जब एक करंट कैरिंग कॉइल से करंट फ्लो करता है
तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा, और अगर कहीं पर मैग्नेट है तो उधर क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या रहेगा बेटा बोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो समझो एक कॉइल है, इस कॉइल से ऐसा करंट बह रहा है, सर कितना करंट बह रहा है, आई, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला था, डायरेक्ट याद रखना आपको, नो डेरिवेशन नथिंग, डायरेक्ट याद रखना। किसी भी करंट कॉइलिंग कॉइल से अगर करंट बह रहा है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है आई इंटू ए। क्या रहती है बोल, मतलब लूप में बहने वाला करंट इंटू एरिया ऑफ द करंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अ करंट कैरिंग लूप, क्या फॉर्मूला होता है बोल, आई इंटू ए। तो म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। फॉर एन टर्न्स, ये तो एक ही टर्न लिया ना, फॉर एन टर्न्स क्या रहेगा बोल, एन टर्न्स के लिए क्या आएगा बोल, म्यू इज इक्वल टू एन आई ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाम सुने एनआईए का, नहीं सुने, चलो कोई बात नहीं। तो एन टर्न्स के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना देगा, एन इंटू आई इंटू ए। अच्छा यहाँ पर ए को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले रहे, एरिया को एरिया वेक्टर मान रहे, तो म्यू भी एक वेक्टर है, म्यू भी क्या है बोले, वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रहेगा ये, म्यू इज इक्वल टू एन वेक्टर होगा, क्या एन नंबर ऑफ टर्न है, नंबर कभी वेक्टर नहीं होता है। करंट इज नेवर टेकन एज अ वेक्टर, तो बचा कौन, ए वेक्टर, तो ये वेक्टर फॉर्म में। तो मुझे होता है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर कैसा रहता है, इसका एरिया वेक्टर कैसा रहता है, ऐसा, सही है ना। कॉइल का एरिया वेक्टर कैसा रहता है, ऐसा, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, सेम रहेगा। छोड़ दे, छोड़ो, ये कॉइल, ये एरिया वेक्टर ऐसे ही सेम रहेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जो डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से समझ में आ गया बेटा। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी याद है, म्यू इज इक्वल टू एन आई ए, म्यू इज इक्वल टू एन आई ए। समझ आ रहा है क्यों निकाले सर ये फॉर्मूला। अब देख टॉर्क क्या रहेगा, therefore टॉर्क विल बी, अब देख टॉर्क क्या रहेगा, सब लोग ध्यान से देखना, टाउ इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, एन आई ए, एन आई ए क्या होता है, एन आई ए म्यू, तो ये एन आई ए की जगह पर क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, तो फिर आगे बचा क्या, बी साइन थीटा। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला ये भी है, म्यू बी साइन थीटा। अगर डायपोल मोमेंट दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू बी साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, बी और ए के बीच का। ए और म्यू का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो अगर ए और बी के बीच में थीटा एंगल है तो म्यू और बी के बीच में भी कौन सा एंगल है, थीटा। तो साइन थीटा हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू क्रॉस बी। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूँ, टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। तो टॉर्क का एक ये फॉर्मूला दिया मैंने आपको, आई ए बी साइन थीटा या एन आई बी साइन थीटा, उसी को आप वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो। और दूसरा ये फॉर्मूला म्यू बी साइन थीटा, या उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन डिराइव करने बोला तो कर लेंगे, समझा एकदम अच्छे से। अब आपको टॉर्क यहाँ पे समझाया है, टॉर्क आपको पेज नंबर 237 पे समझाया, 238 पे उसने फॉर्मूला निकाल के दिया है ना। फिर 238 पर उसने बीच में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझाया, मिला, वो अभी थोड़ा रुक के पढ़ाता हूँ मैं आपको। उसके बाद हेडिंग देख मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मिला बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसमें पूरा डायपोल मोमेंट समझाया, और वहां पे टॉर्क का आपको नीचे फॉर्मूला मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, और नेक्स्ट पेज पे मिलेगा टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। तो ये भी अपना हो गया। अब नेक्स्ट उसने एक छोटी सी हेडिंग दिया, वो भी कर ही लेते क्योंकि उधर कुछ डिराइव नहीं करना है, कुछ भी डिराइव नहीं करना है, उधर एनालॉजी का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, एनालॉजी। क्या का फॉर्मूला दे रहा है सर, वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसका फॉर्मूला दे रहा है बोल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का अपने को फॉर्मूला निकालना है। याद करो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेरिवेशन किया था, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपने पास फॉर्मूला है माइनस पी इंटू ई। क्या बेटा, माइनस पी डॉट ई। पी बोले तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी एनालॉजी से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालो, माइनस पी बोले तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की आपको क्या लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, म्यू। तो पी की जगह क्या जाएगा रे, म्यू डॉट ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एनालॉजी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या गया बेटा, बी। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, म्यू डॉट बी माइनस म्यू डॉट बी। या फिर आप इसको मैग्नीट्यूड में कैसा लिख सकते हो बोल, माइनस म्यू बी, डॉट प्रोडक्ट है ना,
cos थीटा, म्यू बी cos थीटा। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो जरा ध्यान से देख, अगर सब लोग ध्यान से देखना, अगर म्यू वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, म्यू वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल, एक कॉइल है, कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है वही म्यू वेक्टर होता है, कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है वही म्यू वेक्टर होता है, ये म्यू वेक्टर और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, दोनों सेम है। लाइक ऐसा कॉइल रखा हुआ है, ये कॉइल का एरिया वेक्टर है तो यही म्यू वेक्टर रहेगा और इसी डायरेक्शन में क्या मौजूद है, बी भी मौजूद है। तो थीटा कितना रहेगा बोल, थीटा कितना रहेगा, 0। इस केस में थीटा कितना रहेगा रे, 0। थीटा 0 तो cos थीटा कितना रहेगा बोल, 1। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी बोल, माइनस म्यू बी। u की वैल्यू क्या रहेगी बोल, माइनस म्यू बी। लेकिन क्या हो अगर म्यू वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए बी वेक्टर को, म्यू वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए बी वेक्टर को, यानी ये मेरी कॉइल, ये इसमें से करंट बह रहा है, इसका जैसा एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर बनेगा सेम वैसे क्या बनेगा बोल, म्यू वेक्टर। अब बी समझो ऐसा नहीं, बी ऐसा नहीं, बी ऐसा है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना आ गया बोल, एंगल थीटा कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया। एंगल थीटा कितना आ गया बोल, 90 डिग्री आ गया। तो cos थीटा कितना रहेगा, cos थीटा रहेगा 0, है कि नहीं? तो u कितना आएगा बोल, माइनस म्यू बी, माइनस म्यू बी cos थीटा होता है ना, cos थीटा 0 हो गया तो u पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0। एक आखिरी केस, इफ म्यू वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, म्यू वेक्टर बी वेक्टर एंटी पैरेलल, सॉरी ये क्या है, एंटी पैरेलल, व्हाट इज इट, 180, वेरी गुड। ये देख, ये लूप है, ये लूप है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, दिस इज म्यू, इसमें से करंट जा रहा है, सॉरी इसमें से करंट जा रहा है, ये इसका म्यू वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी, इधर ध्यान से देखो, दोनों कैसे दिख रहे एक दूसरे को, एंटी पैरेलल। तो थीटा कितना रहेगा रे, थीटा कितना रहेगा बोल, 180। cos थीटा, cos 180 होता है -1, cos 0 +1 है ना, तो cos 180 कितना रहेगा, -1। तो ये u क्या बनेगा फिर बोल, माइनस म्यू बी cos थीटा की जगह पर -1, तो म्यू बी इंटू 1, म्यू बी माइनस माइनस प्लस। अब ये तीन वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, म्यू बी माइनस म्यू बी 0, इन तीनों में सबसे मैक्सिमम क्या रहेगा, सबसे मिनिमम क्या रहेगा, इन तीनों में मैक्सिमम क्या रहेगा बता, प्लस म्यू बी ना रे, मैक्सिमम क्या रहेगा बोल, प्लस म्यू बी। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम कौन रहेगा, नहीं, माइनस म्यू। समझ, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है +5, ये 0, तो ये कितना रहेगा, -5। 0 और -5 में छोटा कौन है, -5। तो दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो करंट कैरिंग लूप की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब उसका डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, और मैक्सिमम कब होती है, जब उसका डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और 0 कब होती है, जब डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। याद रखेंगे इसको। तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का छोटा सा एक टॉपिक वहाँ पे दिया हुआ था, उसको मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। इज इट वेरी मच क्लियर? चलो लिखो पूरा, फिर मैं आपको वो पढ़ाता हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चले बोर्ड पर देखो। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट में बोले तो एमसीजी। पहली बार पढ़ रहे क्या, ऑलरेडी पढ़े? कहाँ पर बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन स्टडी किया था। कोई फॉर्मूला वगैरह देखे थे क्या? नहीं। यहाँ पर अपने को फॉर्मूला देखना है, किस चीज का फॉर्मूला अभी देखते हैं, लेकिन फॉर्मूला पढ़ाने से पहले एक बार थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को रिकैप करते हैं, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है इसका। क्या रहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? सबसे पहले तो दो ऐसे मैग्नेट होते हैं जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। कौन से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे? एक होता है नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ ये साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट्स के पोल को कॉन्केव शेप का ले लूँ, ऐसा, ये नॉर्थ ये साउथ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है बेटा? रेडियल बनती है, ऐसी बनती है मैग्नेटिक। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो हमको ऐसा मैग्नेट लेना है कि बीच में कैसी मैग्नेटिक फील्ड बने? रेडियल। अब सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते क्यों है? देखिए अगर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, इसमें लूप रखोगे, तो जब लूप ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है ना,
तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, देख 90। लूप ऐसा हो गया, ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, 90 एंगल है क्या, नहीं। पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अगर लूप ऐसा रखा हुआ है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दिख रही है, इसकी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90। लूप ऐसा हो गया तो ये वाली लाइन देख, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एंगल अभी भी कितना है, 90। लूप घूम के ऐसा हो गया, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना है, 90। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खास बात ये होती है, इसमें लूप को आप कितना भी घुमाओ, हर एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। समझ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को क्यों यूज करते हैं, सो दैट एट एवरी पॉइंट व्हाइल द लूप इज रोटेटिंग, जब लूप रोटेट कर रहा है तो हर पॉइंट पे एटलीस्ट एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो ऐसी रहेगी जो कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री। यानी एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। समझा रहे अच्छे से, क्या बोला, समझा? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोल, हाँ खाना क्यों यूज करते बेटा, समझे ना, ताकि हर पॉइंट पर मेरा जो कॉइल है वो चाहे कितना भी टर्न हो जाए, हर पॉइंट पर कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90। तो देयर इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, ए तौसीफ अंसर बाजू में जा, हाँ जाना उधर, अरे जाना तू भी जा, फायदा है जा, क्या बोला, अरे जाना बोल रहा, फायदा है, सुन रहा नहीं। श्यामा अरे जाना, क्या कितना सवाल कर रहे बे, जा बोले ना नालायक। इधर देखो, यस, तो अपने पास ऐसा कॉनकेव शेप के मैग्नेटिक पोल्स है, ये नॉर्थ पोल, ठीक है, बात नहीं करेंगे बेटा, बात नहीं करेंगे, ये नॉर्थ पोल, सॉरी, और ये साउथ पोल। तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी बोल, रेडियल। ज्यादा लाइंस नहीं दिखा रहा हूं मैं, कुछ ही लाइंस दिखा रहा हूं, तो ऐसी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनने वाली। अब हमने क्या किया, इसके बीच में कॉइल को रखना है। अब कॉइल को डायरेक्ट नहीं रखते, मैंने आपको बताया था, एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल होता है ना, सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल होता है। क्या होता है सॉफ्ट आयरन, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है ना। इसके ऊपर ऐसा कॉइल को, आर्मेचर कॉइल को ऐसा टर्न करते हैं ना, तो एक सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर आर्मेचर कॉइल को कॉइल किया जाता है और इसके बीच में रखा जाता है। तो समझो ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन का कोर है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन का कोर है, इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर हम लोग आर्मेचर कॉइल को ऐसा टर्न करते हैं, जितने भी टर्न्स हमको लेने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपना कनेक्शन का पॉइंट रहता है गैल्वेनोमीटर का, जिधर हम लोग वायर्स को कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं बोल, वायर्स। यहाँ से करंट ऐसा जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यहाँ से करंट जा रहा है, कॉइल के ऊपर क्या एक्ट करेगा, टॉर्क, तो कॉइल कंटिन्यू घूमेगी। जितना ज्यादा करंट जाएगा कॉइल उतना ज्यादा घूमेगी, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, याद कर, NIAB साइन थीटा। थीटा तो यहाँ हर केस में कितना है, 90, तो साइन 91 हो जाएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फिक्स है। एरिया, कॉइल का एरिया भी क्या है, फिक्स है। नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है, फिक्स है। टॉर्क सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क। थोड़ा करंट जाएगा कॉइल थोड़ा टर्न करेगा, ज्यादा करंट जाएगा कॉइल ज्यादा टर्न करेगा। तो जितना करंट उतना टॉर्क, जितना करंट उतना टॉर्क। तो जैसे जैसे ये कॉइल टर्न होता है ना बेटा, हम लोग क्या करते हैं मालूम, इस कॉइल के साथ, समझिए कॉइल है, इस कॉइल के साथ एक पॉइंटर को अटैच करके रखते हैं। तो कॉइल टर्न होता है तो पॉइंटर भी उसके साथ साथ टर्न होता है। तो इसी कॉइल के साथ वी हैव अटैच अ पॉइंटर, और ये पॉइंटर ऐसा स्केल पे डिफ्लेक्ट होता है ना। एक बात और मैंने आपको बताया था कि इस कॉइल को हम लोग एक स्प्रिंग से भी कनेक्ट करके रखते हैं। क्या काम होता है बता स्प्रिंग का, जब करंट गायब हो जाएगा, जब करंट गायब हो जाएगा तो इस सुई को वापस से कहाँ लाना है, जीरो। तो जैसी कॉइल घूमती है ना, स्प्रिंग भी टर्न होगी, स्प्रिंग के अंदर भी एक उल्टा टॉर्क आएगा, याद है पढ़ाया था मैंने, स्प्रिंग के अंदर भी एक उल्टा टॉर्क आएगा। जैसी करंट गायब, ये स्प्रिंग इसको घुमा के रिटर्न उसकी वापस वाली पोजीशन पे लेके आएगा। बताया था मैंने आपको, वो आई कार्ड की एग्जांपल से समझाया था। आई कार्ड को घुमा के छोड़ दो तो आई कार्ड का जो धागा रहता है या जो बैंड रहता है वो वापस उसको घुमा के उसकी इनिशियल पोजीशन पे लाता है। तो वो काम इधर कौन करता है, वो स्प्रिंग। ये पूरा मैं आपको पढ़ा चुका, कुछ नया नहीं, सेम डायग्राम बना के मैंने आपको पढ़ाया था।
कहाँ पर? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है क्या? ये नोटबुक में है वो टॉपिक? अगर ये नोटबुक में लिखे हो तो ये डायग्राम आप देख लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा। यहाँ अपना मकसद कंस्ट्रक्शन को पढ़ना नहीं है, कंस्ट्रक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किधर बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। फिर भी एक बार रिकैप कर ही दिया मैंने, पढ़ा ही दिया पूरा, नहीं बोल के भी पूरा पढ़ा ही दिया मैंने आपको। यहाँ पे अपने को निकालना है फॉर्मूला। सबसे पहले टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल निकालते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल। अभी टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला निकाले थे। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? क्या होता है बोल? एन आई ए बी साइन थीटा। बट मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बोल? रेडियल। देयरफॉर एट एवरी पॉइंट थीटा कितना रहेगा बोल? 90 डिग्री। एंड साइन थीटा कितना रहेगा बोल? 1। तो फिर टॉर्क क्या हो गया बोल? एन आई ए बी। टॉर्क क्या हो गया बोल? एन आई ए बी। अब बात करते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क की। रिस्टोरिंग टॉर्क किधर आएगी रे? स्प्रिंग के अंदर। आप जितना कॉइल को टॉर्क दोगे सेम उतना ही स्प्रिंग में उल्टा टॉर्क आएगा। क्या बोलेंगे उसको? रिस्टोरिंग टॉर्क। कॉइल को थोड़ा टॉर्क दिए तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी थोड़ा आएगा, कॉइल को ज्यादा टॉर्क दिए तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी ज्यादा आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देख, रिस्टोरिंग टॉर्क इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग टॉर्क होती है इज प्रपोर्शनल टू, वो प्रपोर्शनल होती है। किसको प्रपोर्शनल होती है? जरा ध्यान से सुनना। डिफ्लेक्शन इन द कॉइल और द स्प्रिंग। कॉइल बोलो और स्प्रिंग बोलो। एक समझ, कॉइल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करी, 10 डिग्री से डिफ्लेक्ट करी, तो स्प्रिंग के अंदर जो उल्टा टॉर्क आएगा वो भी क्या रहेगा? कम रहेगा। कॉइल 50 डिग्री से डिफ्लेक्ट करिए तो स्प्रिंग के अंदर डिफ्लेक्शन भी क्या आएगा? स्प्रिंग के अंदर टॉर्क भी क्या आएगा? ज्यादा। तो कॉइल जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करती है ना, जितना ज्यादा एंगल पे घूमती है ना, उतना ज्यादा स्प्रिंग में क्या आता है बेटा? रिस्टोरिंग टॉर्क आता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देख, रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले डिफ्लेक्शन। ये फाई बोले तो डिफ्लेक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो इक्वल टू उसके साथ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको के से दिखाते हैं। किससे दिखाते बोल? के से। इस के को बोला जाता है टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है बोल? टॉर्शन किसको बोलते हैं पहले भी बता चुका हूँ। जब किसी चीज को ट्विस्ट किया जाता है तो उसको टॉर्शन कहा जाता है। यहाँ पे स्प्रिंग ट्विस्ट ही तो हो रही है ना, इसलिए जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या बेटा? टॉर्शनल कांस्टेंट। अब मुझे बताना, जितना कॉइल में टॉर्क आया उतना ही सेम स्प्रिंग में भी आना चाहिए, वरना कॉइल में ज्यादा टॉर्क है स्प्रिंग में कम टॉर्क है तो करंट जाने के बाद काटा वापस से जीरो पे नहीं आ पाएगा, थोड़ा आगे ही रह जाएगा, आगे या पीछे रह जाएगा। तो जितना कॉइल में टॉर्क आया सेम उतना टॉर्क किधर आना चाहिए? स्प्रिंग में। तो मैग्नीट्यूड में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉइल का टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए। कॉइल का टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर होना चाहिए। कॉइल का टॉर्क क्या है बोल? एन आई ए बी। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है? के इंटू फाइव। यहाँ से फाइव को अकेला करो क्या आएगा बोल? फाइव को अकेला करो क्या आएगा बोल? एन आई ए बी बाय फाइव, सॉरी के। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, एन ए बी बाय के इंटू आई। लिख सकता है ऐसा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन दी कॉइल। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कितने डिग्री पे घूम रहा है तो कितना करंट बन रहा है, या कितना करंट रहेगा तो कितने डिग्री पे घूमेगा। 2 एम्पीयर का करंट है तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 4 एम्पीयर का करंट है तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करो, मैंने जानबूझ के पूरा एक ब्रैकेट में लिया क्योंकि इसमें जो भी है सब कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, कॉइल का एरिया फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फिक्स है, के का नाम ही क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देख, फाई इज प्रोपोर्शनल टू, तो कभी कभी ऐसा बोलता है, prove that for a moving coil galvanometer deflection produced in the coil is directly proportional to the current flowing through the coil. Deflection produced in the coil मतलब एंगल कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, फाई, proportional to current flowing through the coil। ये प्रूफ करने होता है। क्या करेंगे? सेम करेंगे, कुछ भी समझा अच्छे से। यहाँ पर आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी खत्म। इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एक बार फिर भी मैंने रिकैप कर दिया। मेन यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये पूरा डेरिवेशन है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल का, समझा। अब करते हैं एक न्यूमेरिकल मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर और एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर दिया हुआ है, दोनों को करते हैं। टॉर्क के ऊपर उसने न्यूमेरिकल नहीं दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टॉर्क का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है। तो उसी पेज पे आपको पेज नंबर 239 पे एग्जांपल 10.4 मिलेगा, मिला। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल 10.4। देखो क्या बोला बेटा उसने, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज 500 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स दिया, मतलब क्या दिया है? एन दी। कितना दिया बोल? एन, 500 टर्न्स। आगे देखो, एंड एन एरिया ऑफ 1.26 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब ए दिया है
1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आगे पढ़ो। इज इनक्लोज बाय द कॉइल, अ करंट ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर इज पास थ्रू द कॉइल। करंट दिया, करंट आई कितना दिया है बोल, 100 माइक्रो एम्पियर। 100 को ऐसे रहने दो, माइक्रो मतलब -6, तो ये -6 से +2 कितना देगा बोल, -4। करेक्ट है। आगे बढ़ क्या बोला उसने, कैलकुलेट अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या निकालना है रे, म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या निकालना है, म्यू। तो म्यू का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, क्या होता है बोल म्यू का फॉर्मूला, NIA पढ़ाया था ना अभी। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है बोल, NIA। वैल्यूज पुट कर, एन कितना है 500 टन, आई कितना है रे 10⁻⁻⁴, और ए कितना है 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1.26 इंटू 10 टू द पावर, ये 5 को लिखा, 1.26 को लिखा 10 का पावर, ये 2 0 मतलब +2, ये -4 और वो -4। कितना आएगा आंसर देख, 5 अंक 30 का 0 कैरी गया 3, 5 दूनी 10 और 3 13 का 3 कैरी गया 1, 5 1 5 + 1 6, 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 -8 + 2 -6। म्यू का यूनिट क्या रहेगा देख, म्यू का फॉर्मूला देख, NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स है उसको छोड़ो, आई बोले तो एम्पियर, एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सिंपल, 1 मार्क्स का इजी न्यूमेरिकल, एकदम समझे एकदम अच्छे से। अभी एक्सरसाइज पर आओ, एक्सरसाइज पर आएंगे बेटा, पेज नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 14। टिक करते हैं जितने भी क्वेश्चन होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, एक एक करके पढ़ते। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज बीन फिटेड विद अ रेक्टेंगुलर कॉइल। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा हुआ है, हैविंग 50 टर्न्स। 50 टर्न्स मतलब क्या दिया है रे, नंबर ऑफ टर्न n कितना दिया है बोल, 50 टर्न्स। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हैविंग 50 टर्न्स एंड डायमेंशन 5/3 सेंटीमीटर। डायमेंशन दिया है 5/3, 5/3 मतलब क्या दिया है, एरिया। इतना बाय इतना मतलब क्या होता है, एरिया। रेक्टेंगल में बोलेंगे इतने बाय इतने का रेक्टेंगल है, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब बोले तो एरिया। तो डायमेंशन आपको क्या दिया बेटा, एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बोलिए, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलो, 15 ऐसी रहेगा, सेंटी बोले तो 10⁻⁻² मीटर द होल स्क्वायर। कितना आएगा एरिया बोल, 15 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया। आगे बढ़ क्या बोला उसने, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज सस्पेंडेड इज ऑफ 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी, कितना 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.05 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻², और वेबर पर मीटर स्क्वायर बोले तो टेस्ला। आगे देख, द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। टॉर्शनल कांस्टेंट बोले तो क्या रे, के। कितना दिया हुआ है के, द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 1.5 इंटू 10⁻⁹ यूनिट पर फोकस कर, क्या यूनिट, न्यूटन मीटर पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री। आगे देखेंगे, आगे ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड टू बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट बहेगा, मतलब आई पूछा है, आई पूछा है, आई थ्रू द गैल्वेनोमीटर सो एज टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। डिफ्लेक्शन मतलब एंगल ना, फाई। कितना दिया है, 30 डिग्री। ये आपका डेटा है, बाकी सब तो आपने ऐसा यूनिट में लिया है। मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है, टेस्ला ऐसा यूनिट है, न्यूटन मीटर भी ऐसा यूनिट है। अब ये एंगल को डिग्री में रखूं या रेडियन में रखूं, तो टॉर्शन का यूनिट डिसाइड करेगा। टॉर्शन कांस्टेंट का यूनिट क्या दिया, न्यूटन मीटर पर डिग्री, तो एंगल को डिग्री में रहने दो। अगर ये ऐसा रहता है न्यूटन मीटर पर रेडियन, तो आपको इस डिग्री को किस में लेना पड़ता। तो टॉर्शन कांस्टेंट में जो यूनिट रहेगा एंगल का, वही एंगल को आपको रखना है। समझ में आ रहा है, क्या निकालना बेटा, आई। फॉर्मूला क्या था अपने पास बोल, व्हाट वाज द फॉर्मूला, टेल मी। phi is equals to NAB by K into I। तो यहां से I क्या हो जाएगा बोल, जल्दी बोल, I क्या हो जाएगा, phi into K by NAB। उल्टा हो जाएगा ना, K ऊपर NAB नीचे। वैल्यूज पुट कर, हाउ मच इज phi, 30 डिग्री। K कितना है, टॉर्शनल कांस्टेंट 1.5 into 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय N। हाउ मच इज N, 50। एरिया कितना बेटा, 15 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है ना। बी कितना, मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁻²।
करेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 पंजे 15, करेक्ट है। 5 का 5, 0.3, 5 दिया 15, है कि नहीं। तो ऊपर बच रहा है 0.3, नीचे बच रहा है 15 और 5, क्या? अच्छा, ये 0 से 0 काटा, 3 पंजे 15, ये कट गया, सॉरी, ये 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इसको? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो नीचे क्या आ रहा है बोल? 125, नीचे आ गया बेटा 125, ऊपर क्या आ रहा है देख 0.3, इसको 3 ले ले, इसको कितना ले ले? 3, तो पॉइंट को एक नंबर आगे लिए तो -1, वो -1, ये -9, कितना हो गया? -10, कितना हो गया बोल? -10। अब कौन कौन बचा? -4 ऊपर जाएगा +4, -2 ऊपर जाएगा +2, +4 +2 कितना आएगा बोलिए? कितना आएगा बेटा बोल? -10 +4 कितना हुआ? -6, -6 +2 +4, ये 4 और 2 6 हो गया ना, -10 +6 कितना आएगा बोल? -4, तो ये हो जाएगा 3/125 इंटू 10⁻⁻4। इसको और काटते हैं, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, कितना बचा बेटा? बोलो कितना बचा? 2 बचा ना, पॉइंट लगा दिए, 20 हो गया, 3 6 18, फिर ये 6 6 6 आता जाएगा। इसको कैसा देखोगे बोल? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल देखने के लिए पॉइंट को एक नंबर पीछे करना पड़ेगा, तो आप देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1/4.166 इंटू 10⁻², एक नंबर पीछे किए ना, +1, और ऊपर कितना था? -4। अब रेसिप्रोकल देख लेंगे, देख के बताओ जरा, देख के बताओ फटक से। कितना है देख? 4.1 के 6 का 6, और रेसिप्रोकल में मीन डिफरेंस माइनस करते, भूलना नहीं। इन रेसिप्रोकल भी सब्सट्रैक्ट द मीन डिफरेंस। 4.1 का 6 कितना है बेटा? 2404, करेक्ट है, 2404, और उसका भी 6 कितना है रे? 3, तो 2401, कितना रे? 2401। रेसिप्रोकल में पॉइंट कहाँ आता है? एकदम शुरू में, तो 0.2401 इंटू 10⁻², ये +1 ऊपर गया तो -1, -4 -1 -5 एम्पियर। आप चाहे तो इसको माइक्रो एम्पियर में भी बदल सकते हो। ये देख कैसे, इधर ध्यान से देख, पॉइंट को एक नंबर आगे ले, कितना हो जाएगा? 2.401, एक नंबर आगे लिए मतलब -1, वो -1, ये -5 -6, और -6 बोले तो माइक्रो। समझा अच्छे से? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। 1.2, कौन सा 5 कटेगा? हाँ, एक 5 को काटे ना हम लोग, तीनों 5 मल्टीप्लाई कर दिए ना अपन, एक 5 15 से कटा है ना रे, सॉरी बराबर काटा था उसको मैं, एक 5 15 से कटा है, ठीक है ना, 3 इधर लिख दिया था। ये 5 पंजे कितना हो गया? 25, ये 3/125 नहीं, 3/25 आएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24, कितना बचा? 8.333 आता जाएगा ना, 8.333, तो इधर ऊपर बचेगा -4, ऊपर बचेगा -4, 1/8.33 का सीधा रेसिप्रोकल देखेंगे, कितना है क्या बोल? 8.33 का रेसिप्रोकल, का रेसिप्रोकल 8.3 का 3 है 1202, करेक्ट है, और उसका 3 0 ही है, तो 1202 कितना बेटा? 1202 रहेगा रे। क्या देख रही है? 3 देख रही है, पक्का 3 देख रही है। 8.3 का 3, हाँ 1200, सॉरी मैं 2 देख लिया था गलती से, ठीक है ना। पॉइंट किधर आ जाएगा? शुरू में। आप चाहे तो आंसर को यहीं छोड़ दो, टेक्स्ट बुक वाला आंसर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को एक नंबर आगे लेंगे, कितना हो जाएगा ये? 1.2, एक नंबर आगे लिए मतलब -1, -1 -4 -5 एम्पियर। समझा अच्छे से? अभी सही है, ठीक है। अच्छा एक बात और, माइक्रो एम्पियर में इसको भी बदल सकते हो, पॉइंट आगे जाएगा तो 12, और -1 -5 -6, 12 माइक्रो एम्पियर। समझा अच्छे से?
चलो इतना लिख के लो फिर जा सकते हो।